गाइस, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। इनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन कितनी होती है, नियुक्ति कौन करता है, इनका त्यागपत्र कौन लेता है एवं इनकी शपथ क्या होती है, इनकी शर्तें क्या होती है और इनकी पदमुक्ति कैसे होती है तथा 1952 से लेकर अभी तक के कितने राष्ट्रपति हुए हैं। तो इनका कार्यकाल सबसे पहले देखते हैं तो 5 वर्ष का होता है। वेतन इनका 5 लाख प्रति माह होता है। 2008 से पहले इनका वेतन 50,000 प्रति माह हुआ करता था। 2008 के बाद इस वेतन को बढ़ाकर 5 लाख प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है। इनकी नियुक्ति सदन के राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस स्टेट की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली एवं पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इनकी नियुक्ति में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। इनका त्यागपत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इनकी शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंडिया के सबसे प्रथम प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 10 साल सबसे अधिक शासन किया था, 1952 से लेकर 1962 तक। राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म था वो 1882 को माना जाता है एवं इनकी मृत्यु 1963 को हुई थी तथा ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किए गए थे। दूसरे जो बने थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक अपने पद पर रहे तथा इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1965 में रही है। ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। थर्ड जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से लेकर 1969 तक अपने पद पर रहे हैं। फिर फोर्थ है वराहगिरी वेंकटगिरी, 1969 से लेकर 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से लेकर 1977 तक। नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से लेकर 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से लेकर 1987 तक। रामाशंकर वेंकटरमन, 1987 से लेकर 1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से लेकर 1997 तक। KR नारायणन, 1997 से लेकर 2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2002 से लेकर 2007 तक। इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 2012 तक। ये पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित की गई थी। और प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर अभी तक। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, अर्हताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो भारत के नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो एवं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहारित हो एवं लोकसभा तथा राज्यसभा की किसी भी निर्वाचित सदस्य के रूप में पदस्थ ना हो। यदि वो पदस्थ होते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले वहां पर अपना इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, तभी उन्हें उम्मीदवार यदि चुनाव लड़ता है तब इनके लिए 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक जरूरी होते हैं। इसके पश्चात इन्हें RBI में 15,000 की राशि भी जमा करनी पड़ती है, जो कि 1997 से पहले ये राशि 2500 थी एवं अनुमोदक व प्रस्तावक की संख्या भी 10-10 थी, जो कि 1997 के बाद बढ़ा दी गई। यदि उम्मीदवार को 1/6 भाग मतों का प्राप्त नहीं होता है तब RBI में जमा किए गए पैसे जब्त कर लिए जाते हैं, मतलब कि राशि जब्त हो जाती है। और यदि इन्हें ये मत प्राप्त हो जाते हैं तब ये राशि इन्हें वापस कर दी जाती है। इनकी पद की रिक्तता कब होती है? जब ये 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर चुके होते हैं। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर उपरांत यदि कोई उत्तराधिकारी इस पद को ग्रहण नहीं करता है तब ये उस स्थिति में वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं एवं कार्यकाल उपरांत भी वो अपना कार्यभार संभाल कर रखते हैं। इस अवस्था में उपराष्ट्रपति को ये पद नहीं दिया जाता है उसके त्यागपत्र या मृत्यु होने पर। इस स्थिति में यदि कोई राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या कार्यकाल के अंतर्गत ही उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो पद ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, तब इस स्थिति में उस पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति करते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली रहता है
तब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि इनका भी पद खाली होता है तब वरिष्ठतम न्यायाधीश इस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। महाभियोग चलाने पर, महाभियोग का अर्थ होता है कि यदि कोई भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और इसके लिए सबसे पहले सदन के कोई भी राज्यसभा या विधानसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस महाभियोग प्रस्ताव में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है एवं प्रधानमंत्री को 14 दिन का नोटिस जारी करते हैं। तत्पश्चात वह महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। उस सदन में भी इस प्रस्ताव में महाभियोग प्रस्ताव की जांचें की जाती हैं। यदि सत्य साबित होता है तब उसमें 2/3 सदस्यों का बहुमत पारित किया जाता है, हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उसके पश्चात इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और पारित अवधि से ही राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ता है। चौथा यह होता है कि यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहर्यक न हो या किसी वश निर्वाचन अवैध हो तब इनकी पद रिक्ति होती है। आइए इनके शक्तियों के बारे में देखते हैं। तो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में 3 शक्तियां इन्हें डिवाइड की गई हैं: राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति जो आपातकाल होता है वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अनुच्छेद 356 से 365 तक है और वित्तीय आपातकाल होता है वो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं इसमें सलाह ली जाती है। ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री से किसी भी तथ्य पर सलाह कर सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री को किसी अनुमोदन पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कह सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को ये अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इनमें ये शक्तियां निहित होती हैं। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। इनके वेतन यही निर्धारित करते हैं तथा राज्यपाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी यही करते हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्या करते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करते हैं और उच्चतम न्यायालय से किसी भी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही यही आता है कि ये किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति के कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है और वो दोषी सिद्ध हो भी जाता है तो उसे दंड देश से निलंबित, माफी या परिवर्तित कर सकते हैं या दंड में क्षमादान, प्राणदंड या फिर उन्हें माफी प्रदान कर सकते हैं। सैन्य शक्तियां क्या होती हैं कि वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। सैन्य शक्तियों में सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कहलाता है: जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना। इन सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति भी यही करते हैं। ये युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और युद्ध समाप्ति की भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। धन्यवाद गाइस।